नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लखिया ओझा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस पुस्तक के 3 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और चौथे अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। तो हमारे चौथे अध्याय का नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। तो इस अध्याय के भी हम अब तक 2 भाग पढ़ चुके हैं। उन 2 भागों में हमने अलग अलग समाजशास्त्रियों के बारे में जाना है। आज हम इस अध्याय के तीसरे भाग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे एमिल दुर्कहाइम के बारे में। ये एमिल दुर्कहाइम जी की तस्वीर है। इसके अलावा हम इनका जो जीवन था वो कैसा रहा थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ 1858 में और मृत्यु हुई 1917 में। 15 अप्रैल 1858 में एपिनल में जन्म हुआ, जो जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस के लॉरेन प्रांत में था। तो 15 अप्रैल 1858 में ये जन्मे। कहाँ पर जन्म हुआ? तो एपिनल नाम की जगह पर जन्म हुआ। ये एपिनल कहाँ था? तो फ्रांस का लॉरेन प्रांत था, जो कि जर्मन सीमा पर स्थित था। वहीं इनका जन्म हुआ। वे एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से थे और इनके पिता, दादा तथा परदादा सब यहूदी पादरी थे। तो इनका परिवार बड़ा रूढ़िवादी परिवार था। एक यहूदी परिवार से ये संबंध रखते थे और इनके पिता, दादा, परदादा ये सभी लोग यहूदी पादरी थे। इन्हें भी प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। तो शुरुआत में इन्हें भी एक धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। 1876 पेरिस के एकोल नॉर्मल सुपेरियो में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए दाखिल हुए। तो 1876 में इन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ना प्रारंभ किया। 1887 बोर्डियो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के लेक्चरर नियुक्त हुए। 1887 में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात बोर्डियो यूनिवर्सिटी में ये सामाजिक विज्ञान के और शिक्षा के लेक्चरर नियुक्त हुए। 1893 डॉक्टरेट शोध प्रपत्र डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी प्रकाशित। ये जो इनका पेपर प्रकाशित हुआ डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित। ये इनकी पुस्तक का नाम है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि 1895 में प्रकाशित हुई। 1897 फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्नल एनी सोशियोलॉजिक का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र सुसाइड प्रकाशित किया। 1897 में एक महत्वपूर्ण वर्ष था दुर्कहाइम के लिए। इस दौरान इन्होंने फ्रांस का सामाजिक विज्ञान का पहला जर्नल प्रकाशित करवाना शुरू किया। इस जर्नल का नाम था एनी सोशियोलॉजिक और इसके साथ ही इनका अपना अध्ययन पत्र रिसर्च पेपर सुसाइड नाम से भी प्रकाशित हुआ। 1902 पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े, जो 1913 में शिक्षा एवं समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। तो 1902 में ये पेरिस यूनिवर्सिटी में शिक्षा विभाग से जुड़ गए और वहाँ पर 1913 में इसी विभाग को शिक्षा और समाजशास्त्र विभाग का नाम दिया गया। 1912 द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक प्रकाशित हुई। ये भी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही दुर्कहाइम की। तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ का प्रकाशन 1912 में हुआ। 1917 प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आंद्रे की मृत्यु के सदमे के कारण 59 वर्ष की आयु में निधन। तो 1917 में दुर्कहाइम का निधन हुआ। निधन का जो मुख्य कारण था वो ये था कि उनके बेटे आंद्रे की प्रथम विश्व युद्ध में मृत्यु हो गई और इसी सदमे के कारण 59 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। एमिल दुर्कहाइम को समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक
माना जा सकता है क्योंकि वे सन 1913 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे। तो एमिल दुर्खाइम के बारे में खास बात यह है कि इन्हें समाजशास्त्र का जो औपचारिक विषय या संकाय शुरू हुआ उसका संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि 1913 में यही वहाँ पर समाजशास्त्र का जो विभाग शुरू हुआ उसके पहले प्रोफेसर नियुक्त हुए। रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मे दुर्खाइम को रैबिनिकल विद्यालय, धार्मिक यहूदी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेजा गया। तो हमने अभी उनकी जो जीवन रेखा देखी, वहाँ पर हमने देखा कि उन्हें शुरुआत में धार्मिक विद्यालय भी भेजा गया। तो रैबिनिकल विद्यालय नाम के एक धार्मिक विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा हेतु उन्हें भेजा गया। और 1876 में जब उन्होंने इकॉल नॉर्मल सुपेरियर में प्रवेश लिया, तब अपने धार्मिक अभिविन्यास से संबंध विच्छेद कर अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया। तो 1876 में इन्होंने एक इकॉल नॉर्मल सुपीरियर नाम के विद्यालय में प्रवेश लिया और यहाँ पर प्रवेश लेने के बाद ही इन्होंने अपना जो धार्मिक अभिविन्यास जो उनके परिवार में चला आ रहा था उससे स्वयं संबंध विच्छेद कर दिया, यानी उससे अलग हो गए और अपने आप को इन्होंने नास्तिक भी घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी उनके नैतिक पोषण का उनके समाजशास्त्रीय चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन जो परिवार था वो पूरी तरीके से धार्मिक था और इस कारण जो नैतिक पालन पोषण उस परिवार में दुर्खाइम का हुआ, उस नैतिक पालन पोषण का उनके समाजशास्त्रीय चिंतन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। किसी भी समाज की मुख्य विशेषता उसकी नैतिक संहिताएं होती हैं जो व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करती हैं। तो वास्तव में किसी भी समाज की जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है उस समाज की नैतिक संहिताएं, और ये नैतिक संहिताएं ही व्यक्तिगत आचरण का निर्धारण करती हैं। यानी समाज विशेष में जिस प्रकार की नैतिक संहिताएं चलन में होती हैं या स्वीकार्य होती हैं, उसी के अनुसार उस समाज के लोगों का व्यक्तिगत आचरण भी निर्धारित हो जाता है। एक धार्मिक परिवार से आने के कारण धर्म संबंधित धर्मनिरपेक्ष चिंतन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसको वे विकसित करना चाहते थे। क्योंकि दुर्खाइम एक धार्मिक परिवार से संबंध रखते थे, इनके कारण यानी उनका ये जो संबंध था धार्मिक परिवार से, वो धर्म संबंधित धर्मनिरपेक्ष चिंतन को महत्व देते थे और इसी को वे बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते थे, या इसी धर्मनिरपेक्ष चिंतन को वे विकसित करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा की पूर्ति वे अपनी आखिरी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में कर पाए। और वास्तव में उनका ये जो विचार था कि धर्मनिरपेक्ष चिंतन को आगे बढ़ाना होगा, ये विचार की या इस इच्छा की पूर्ति वे अपनी आखिरी पुस्तक के रूप में कर पाए। आखिरी पुस्तक जो थी उनके जीवन की वो थी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था। तो दुर्खाइम का ये मत था कि समाज एक सामाजिक तथ्य होता है और वास्तव में इस सामाजिक तथ्य का जो अस्तित्व है वह नैतिक समुदाय के रूप में जब हम एक व्यक्ति को देखते हैं तो उससे कहीं अधिक होता है। वे बंधन जो मनुष्य को समूहों के रूप में आपस में बांधते थे, समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। तो दुर्खाइम का मानना था ऐसे सभी बंधन जो मनुष्य को समूहों के रूप में एक दूसरे से बांधते थे, वे समाज के अस्तित्व के लिए काफ़ी निर्णायक थे। ये बंधन अथवा सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते हैं ताकि वह समूह के मानदंडों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप हो। तो दुर्खाइम का मानना था कि ये जो आपस में बांधने वाले बंधन हैं, ये वास्तव में व्यक्ति पर एक प्रकार का दबाव डालते हैं, यानी जो किसी समाज विशेष की सामाजिक एकता है वह व्यक्ति पर दबाव डालती है
ताकि वह समूह के जो मानदंड हैं, समूह की जो अपेक्षाएं हैं, उन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार ढाल ले। ये व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमानों को बाधित करते हैं तथा विविधताएं एक छोटे दायरे में सिमट जाती हैं। और ये जो एक प्रकार से जो दबाव पड़ता है, ये दबाव जो है व्यवहार प्रतिमानों को बाधित करता है। और विविधताएं जो हैं, यानी लोगों के व्यवहार में वास्तविक जो विविधताएं हैं, वे एक छोटे दायरे में ही सिमट कर रह जाती हैं। यानी एक प्रकार का निश्चित प्रतिमान ही सभी लोगों को पालन करना पड़ता है, इस सामाजिक एकता के कारण पड़ने वाले दबाव के कारण। सामाजिक क्रियाओं में विकल्पों को सीमित करने का आशय यह था कि सामाजिक व्यवहार का पूर्वानुमान संभव था, क्योंकि व्यवहार प्रतिमान के साथ होता था। इस प्रकार सामाजिक क्रियाओं में जब विकल्पों को सीमित कर दिया जाता है, क्योंकि सभी लोगों के लिए कुछ निश्चित व्यवहार प्रतिमान हो गए, तो ऐसी स्थिति में लोगों की जो विविध क्रियाएं हो सकती हैं, उन विविध क्रियाओं को कम कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। और इस कारण सामाजिक व्यवहार का पूर्वानुमान, यानी पहले से अंदाजा लगा पाना कि किसी विशेष स्थिति में व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, तो इस प्रकार का पूर्वानुमान आसानी से संभव हो पाता है। इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान को देखकर मानदंडों, संहिताओं तथा सामाजिक एकता को पहचाना जा सकता था जो उन्हें नियंत्रित करते थे। तो दुर्खाइम का मानना था कि इस प्रकार जब हम किसी समाज विशेष के लोगों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं, तो उस अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान के आधार पर हम उस समाज विशेष के जो मानदंड हैं, जो संहिताएं हैं और जो सामाजिक एकता का प्रभाव है, उसे आसानी से पहचान सकते हैं। अतः दूसरे प्रकार की अमूर्त चीज़ों का अस्तित्व, जैसे विचारों, मानदंडों, मूल्यों इत्यादि को मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान के अध्ययन से आनुभविक रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं, क्योंकि वे समाज में एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से दुर्खाइम मानते थे कि दूसरे प्रकार की जो अमूर्त चीज़ें हैं, इनका अस्तित्व, अमूर्त चीज़ें कौन कौन सी, किसके बारे में वो बात कर रहे हैं, तो विभिन्न विचारों के बारे में, मानदंडों के बारे में, मूल्यों आदि के बारे में। तो इनको मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का जो प्रतिमान है, उसके अध्ययन से आसानी से पहचाना जा सकता था। तो आनुभविक रूप से भी इन्हें सत्यापित किया जा सकता है। जब किसी समाज विशेष के लोगों के व्यवहार का हम अवलोकन करते हैं, तो दुर्खाइम मानते हैं कि हम आनुभविक रूप से उस समाज विशेष के मानदंड को, मूल्यों को, वहाँ की संहिताओं को आसानी से अनुभविक रूप में सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि ये समाज में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता था, जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौते के तहत ज़बरदस्ती थोपे जाते थे। तो दुर्खाइम का मानना था कि सामाजिकता को आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता है, कि वास्तव में किसी समाज विशेष की जो सामाजिकता है या सामाजिक एकता है, उसे उस समाज की जो आचरण की संहिताएं बनी हुई हैं, उनमें पाया जा सकता है, क्योंकि ये संहिताएं ही व्यक्ति पर सामाजिक समझौते के तहत ज़बरदस्ती थोपे जाती हैं। यह जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में देखे जा सकते थे। और इस प्रकार का जो थोपा गया व्यवहार है सामाजिक संहिताओं के तहत, दुर्खाइम कहते थे कि इन्हें हम लोगों के दैनिक क्रियाकलापों में आसानी से देख सकते हैं। समाज की वैज्ञानिक समझ जिसे दुर्खाइम विकसित करना चाहते थे, वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। इस प्रकार दुर्खाइम समाज की एक वैज्ञानिक समझ विकसित करना चाहते थे, और ये वैज्ञानिक समझ वास्तव में नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा, नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियमों से बने हैं जो विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं।
उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। दुर्खाइम 1964। तो दुर्खाइम ने इस संबंध में लिखा कि नैतिक तथ्य क्या हैं, या नैतिक तथ्यों को उन्होंने परिभाषित किया। तो उनका मानना था कि नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह ही घटित होते हैं। वे क्रिया के कुछ नियमों से बने हैं, यानी कुछ विशेष क्रिया के नियम हैं जो इन नैतिक तथ्यों का निर्माण करते हैं और विशेष गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। इन नैतिक तथ्यों को कुछ विशिष्ट गुणों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण भी किया जा सकता है और विशेष कानूनों के द्वारा इन नैतिक तथ्यों को समझाया भी जा सकता है। नैतिक संहिताएं विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी। साथ ही दुर्खाइम का मानना था कि जो नैतिक संहिताएं होती हैं वे विशेष सामाजिक अवस्थाओं को ही अभिव्यक्त करती हैं, यानी किसी समाज विशेष में किसी विशिष्ट समय पर किस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है या उस समाज की कैसी अवस्था चल रही है, उसी आधार पर नैतिक संहिताओं का निर्धारण होता है। अतः एक समाज की नैतिकता दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। इसी के साथ दुर्खाइम ये भी मानते थे कि किसी समाज विशेष की जो नैतिकता है वह किसी दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त रहती है। अतः दुर्खाइम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया तथा उनके यह बृहत उद्देश्य समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। तो दुर्खाइम का जो वास्तविक आशय था यहाँ पर वो क्या था, तो उनका आशय था कि जो नैतिक संहिताओं की हम बात कर रहे हैं, ये नैतिक संहिताएं किसी समाज विशेष की जो हैं वे सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती हैं, यानी उस समाज विशेष में जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां किसी काल में रही हों उसी के अनुसार वहाँ की नैतिक संहिताएं उत्पन्न हुई हैं। और उनका ये विचार जो था दुर्खाइम का, इसने समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह बना दिया और उनके जो बृहत उद्देश्य थे समाजशास्त्र के लिए, वो समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करना चाहते थे। और इस प्रकार ये जो विचार था उनका किस किस का, सामाजिक परिस्थितियों और नैतिक संहिताओं के संबंध का, इस विचार ने समाजशास्त्र विषय को वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित करने में काफ़ी योगदान दिया। दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय दृष्टि। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि दुर्खाइम ने अपनी समाजशास्त्रीय दृष्टि के तहत किन किन अवधारणाओं को रखा। दुर्खाइम की दृष्टि में समाजशास्त्र में एक नवीन वैज्ञानिक संकाय के रूप में दो मुख्य विशेषताएं हैं। दुर्खाइम का मानना था कि समाजशास्त्र विषय में एक नए वैज्ञानिक संकाय के रूप में स्थापित होने के लिए दो मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना में भिन्न था। तो इन दो विशेषताओं में से पहली विशेषता की वो बात करते हैं कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है सामाजिक तथ्य, इन सामाजिक तथ्यों का जो अध्ययन है यह दूसरे विज्ञानों की तुलना में काफ़ी अलग है। समाजशास्त्र अपने आप से अनन्य रूप से संबंधित था, जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर अर्थात जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर कहा, जहां सामाजिक प्रघटनाओं का उद्भव हो सकता है। तो समाजशास्त्र जो है वो अपने आप से ही अनन्य रूप से संबंधित था। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें अपने आप में ही अनन्य प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने इस अनन्य रूप से दिखने वाले संबंधों को उद्गामी स्तर का नाम दिया और उनका जो अर्थ था वो ये था कि जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर ही उद्गामी स्तर है और इन जटिल सामूहिकता के स्तर के कारण
सामाजिक प्रघटनाओं का उद्भव होना संभव होता है। तो वास्तव में इस उद्गामी स्तर या जटिल सामूहिकता के जीवन स्तर को समझाते हुए वो कहते हैं कि ये उद्गामी स्तर ही वास्तव में विभिन्न सामाजिक प्रघटनाओं के उद्भव के लिए या उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ये प्रघटनाएं उदाहरणतः सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म अथवा परिवार अथवा सामाजिक मूल्यों जैसे दोस्ती अथवा देशभक्ति इत्यादि हैं जो कि एक जटिल समग्र में ही संभव हैं। तो इन सामाजिक प्रघटनाओं के बारे में चर्चा करते हुए दुर्खाइम कहते हैं कि ये प्रघटनाएं उदाहरणतः कुछ सामाजिक संस्थाएं हुई, जैसे कि धर्म नामक संस्था हुई, परिवार नामक संस्था हुई, या कुछ सामाजिक मूल्यों की वो बात करते हैं जैसे दोस्ती हुई, देशभक्ति हुई। और ये सामाजिक संस्थाएं या सामाजिक मूल्य जो हैं ये एक जटिल समग्र में ही संभव होते हैं, जो कि अपने दूसरे अंगों से बड़ा या विभिन्न प्रकारों में हैं। तो वास्तव में ये जटिल समग्र क्यों है? क्योंकि ये अपने दूसरे अंगों से बड़ा है। बड़ा कैसे? कुछ विशेष रूप में बड़ा। इन्होंने बताया कि ये अपने आप में व्यक्तिगत रूप में एक अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराते हैं, ये हमेशा एक समग्र के रूप में अपने आप को उपस्थित करते हैं। हालांकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों द्वारा होता है। एक सामूहिक सामाजिक पहचान फुटबॉल अथवा क्रिकेट टीम में मात्र 11 व्यक्तियों के समूह से अलग तथा अधिक होती है। तो हालांकि जो ये सामाजिक समग्र हैं इनका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों द्वारा ही होता है। तो जो सामाजिक प्रघटनाओं की, संस्थाओं की या सामाजिक मूल्यों की बात कर रहे हैं दुर्खाइम, वे कह रहे हैं कि इनका निर्माण वास्तव में पूर्ण रूप से व्यक्तियों से ही होता है, लेकिन एक सामूहिक सामाजिक पहचान जो होती है वो फुटबॉल या क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी होते हैं, जैसे क्रिकेट के जो 11 खिलाड़ी होते हैं, उनके समूह से कहीं अधिक होती है। तो जब हम सामाजिक पहचान की चर्चा करते हैं तो ये मात्र एक समूह को प्रदर्शित नहीं करती है, ये सामाजिक पहचान उस समूह की धारणा से कहीं ऊपर होती है। सामाजिक पहचान जैसे टीम, राजनीतिक पार्टियां, स्ट्रीट गिरोह, धार्मिक समुदाय, राष्ट्र इत्यादि व्यक्ति के स्तर से नहीं अपितु अन्य वास्तविकताओं के स्तर से संबंधित होते हैं। तो दुर्खाइम बताते हैं कि सामाजिक पहचान कुछ रूपों में, जैसे किसी टीम में, किसी राजनीतिक पार्टी में, किसी स्ट्रीट गिरोह में, किसी स्ट्रीट गिरोह में, उसके अलावा धार्मिक समुदाय में या राष्ट्र आदि में व्यक्ति के स्तर से नहीं बनती है, अपितु इसके बजाय वास्तविकताओं के स्तर से यह संबंधित होती है। यही वह उद्गम स्तर है जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। और वास्तव में ये जो वास्तविकता का स्तर है यही वह उद्गम स्तर है जिसका अध्ययन समाजशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। दुर्खाइम के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी आनुभविक विषय होना चाहिए था। तो दुर्खाइम का जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण था इस विषय के लिए, वे दूसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता बताते हैं कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में जिस प्रकार आनुभविक अध्ययन होते हैं उसी प्रकार इसे भी, यानी समाजशास्त्र को भी एक आनुभविक विषय ही होना चाहिए। यह वास्तव में एक कठिन दावा था क्योंकि सामाजिक प्रघटनाएं अपनी प्रकृति में ही अमूर्त होती हैं। तो दुर्खाइम का ये जो दावा था एक आनुभविक विषय के रूप में समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने का, ये एक जटिल या कठिन दावा था उनका, क्योंकि सामाजिक प्रघटनाओं की जो प्रकृति होती है वह मूर्त न होकर के अमूर्त होती है। हम सामूहिक पहचान के रूप में जैन समुदाय अथवा बंगाली अथवा मलयाली या मराठी
बोलने वाले समुदाय अथवा नेपाली या मिश्र राष्ट्र के समुदायों को देख नहीं सकते। तो एक सामूहिक पहचान के रूप में हम ना किसी भी समुदाय को देख सकते हैं, क्योंकि वो अमूर्त पहचान होती है। तो हम ना जैन समुदाय को, ना बंगाली या मलयाली या मराठी समुदाय को, ना ही नेपाली या मिश्र राष्ट्र के जो समुदाय हैं उन्हें प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। यह सामाजिक पहचान एक अमूर्त अवधारणा होती है। कम से कम हम उन्हें उसी तरह सीधे रूप में नहीं देख सकते जिस प्रकार से हम एक पेड़ या लड़का या बादल को देख सकते हैं। तो यह स्पष्ट है कि इन सभी समुदायों को, इनकी सामाजिक पहचान को हम प्रत्यक्ष रूप से या सीधे नहीं देख सकते, जिस प्रकार की हम किसी पेड़ को, किसी लड़के को या किसी बादल को प्रत्यक्ष रूप में देख पाते हैं। यदि सामाजिक प्रघटना छोटी हो तो भी, जैसे एक परिवार अथवा नाट्य समूह, हम सीधे तौर पर उन व्यक्तियों को देखते हैं जो इस सामूहिकता का निर्माण करते हैं। हम सामूहिकता को नहीं देख सकते। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि दुर्खाइम बताते हैं कि वास्तव में कोई सामाजिक प्रघटना को हम अनुभविक रूप में अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई सामाजिक प्रघटना कितनी ही छोटी हो, जैसे हम उदाहरण ले परिवार का या नाट्य समूह का, तो हम उनके जो व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं उस परिवार के या नाट्य समूह के, उन्हें तो देख सकते हैं और ये सदस्यों से ही सामूहिकता का निर्माण हो रहा है। पर वास्तव में हम सामूहिकता नाम की किसी मूर्त चीज़ को नहीं देख सकते हैं। दुर्खाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे सामाजिक तथ्यों का विज्ञान हो सकता है, जो अवलोकन, आनुभविक, इंद्रियानुभवी, सत्यापनीय साक्ष्यों पर आधारित हो। वास्तव में दुर्खाइम की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो इस तथ्य को ही प्रदर्शित करती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विषय है जो कि अमूर्त तत्वों जैसे कि सामाजिक तथ्यों का विज्ञान हो सकता है। तो वास्तव में दुर्खाइम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का विज्ञान कहकर ही प्रस्तुत किया था। और ये जो सामाजिक तथ्य हैं इनका अध्ययन कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधियों जैसे कि अवलोकन, जैसे कि आनुभविक इंद्रियानुभवों द्वारा सत्यापित विभिन्न साक्ष्यों पर आधारित हो सकता है। हालांकि व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित नहीं होता, सामाजिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के प्रतिमान में अवलोकित किया जा सकता है। यह भी सत्य है कि संपूर्ण व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित नहीं होता है, लेकिन जो सामाजिक तथ्यों की चर्चा दुर्खाइम करते हैं उन सामाजिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप से हम व्यवहार के प्रतिमानों में आसानी से अवलोकित कर सकते हैं। नवीन अनुभविक आंकड़ों पर आधारित एक महत्वपूर्ण उदाहरण आत्महत्या पर इनके द्वारा किया गया अध्ययन है। तो कुछ अनुभविक आंकड़ों पर आधारित एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन दुर्खाइम द्वारा किया गया और ये अध्ययन किया गया था आत्महत्या पर। हालांकि आत्महत्या का प्रत्येक अध्ययन विशिष्ट रूप से व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों से संबंधित होता है, परंतु यह भी एक सामाजिक तथ्य है कि आत्महत्या की औसत दर समुदाय में हजारों की संख्या में होती है। तो यह सत्य है कि आत्महत्या का प्रत्येक अध्ययन उस विशिष्ट व्यक्ति के संदर्भ में और साथ ही साथ उसकी परिस्थितियों से संबंध रखता है। तो वास्तव में तो आत्महत्या का अध्ययन विशिष्ट रूप से ही किया जा सकता है, लेकिन दुर्खाइम मानते हैं कि यह भी एक सामाजिक तथ्य है कि किसी भी समुदाय में जो आत्महत्या की औसत दर होती है वो हजारों की संख्या में होती है। अतः
सामाजिक तथ्य का अवलोकन सामाजिक व्यवहार से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहार के कुल प्रतिमानों से किया जा सकता है। इस प्रकार दुर्खाइम मानते हैं कि सामाजिक तथ्य का अवलोकन हम सामाजिक व्यवहार से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहारों के जो हमें प्रतिमान नज़र आते हैं उन कुल प्रतिमानों से किया जा सकता है। अतः सामाजिक तथ्य क्या है? तो वास्तव में सामाजिक तथ्य क्या है जिसकी चर्चा दुर्खाइम करते हैं। सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं, वे व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं परंतु उनके आचरण को बाधित करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। दुर्खाइम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य वास्तव में वस्तुओं की तरह ही होते हैं और किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करें तो उस व्यक्ति के लिए ये तथ्य बाह्य होते हैं, उसके आंतरिक हिस्सा नहीं होते हैं, उससे बाह्य होते हैं और उसके आचरण को ये अवश्य बाधित करते हैं, यानी उसके आचरण पर ये किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डालते हैं। कानून, शिक्षा तथा धर्म जैसी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती है। तो दुर्खाइम कहते हैं कानून, शिक्षा और धर्म जैसी जो संस्थाएं हैं ये संस्थाएं ही सामाजिक तथ्यों का गठन करती हैं। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं जिनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है। साथ ही उनका मानना है कि ये सामाजिक तथ्य जो हैं ये सामूहिक प्रतिनिधान की तरह होते हैं और इनका उद्भव व्यक्तियों के विभिन्न संगठन से ही होता है। वे व्यक्ति विशिष्ट के लिए न होकर सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। तो वास्तव में ये जो सामाजिक तथ्य हैं ये व्यक्ति विशिष्ट के लिए नहीं होते हैं अपितु सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से अपने आप में ये स्वतंत्र होते हैं। मान्यताएं, संवेदनाएं अथवा सामूहिक मान्यताएं इसके कुछ उदाहरण हैं। तो दुर्खाइम कहते हैं विभिन्न मान्यताएं, संवेदनाएं या जो सामूहिक मान्यताएं हैं वे सामाजिक तथ्यों के कुछ उदाहरण हैं। समाज में श्रम विभाजन। अब जो दुर्खाइम के विचार हैं समाजशास्त्र को लेकर उसमें एक महत्वपूर्ण विचार उन्होंने प्रस्तुत किया श्रम विभाजन के बारे में। हाँ, तो श्रम विभाजन की बात करते हैं। अपनी पहली पुस्तक डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खाइम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के उद्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया है। तो अपनी जो पहली पुस्तक थी डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसी पुस्तक में दुर्खाइम ने समाज का जो आदिम काल से आधुनिक काल का विकास हुआ या जो उद्विकास हुआ उसकी प्रक्रिया का विश्लेषण उन्होंने किस प्रकार किया, अपनी उस विधि को उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थी। तो दुर्खाइम ने वास्तव में समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया। तो उस समाज में जिसकी वो चर्चा करते हैं, जिस प्रकार की सामाजिक एकता उपस्थित थी उसी के आधार पर उन्होंने समाज की व्याख्या की है। उन्होंने तर्क दिया कि जहाँ आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था वहीं आधुनिक समाज का आधार सावयवी एकता पर आधारित था। तो ये दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं कि दुर्खाइम कहते हैं कि जो आदिम समाज था वहाँ का संगठन तो यांत्रिक एकता पर आधारित था, लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुए, समाज अब आधुनिक रूप में आ गया, तो इस आधुनिक समाज का आधार सावयवी एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। तो ये जो यांत्रिक एकता है इसका आधार व्यक्तिगत
एक रूपता होती है, यानी समानता बहुत अधिक पाई जाती है। और वास्तव में जो कम जनसंख्या वाले समाज होते हैं उन्हीं समाजों में इस प्रकार की व्यक्तिगत एक रूपता देखने को मिलती है। यह विशिष्ट रूप से विभिन्न स्वावलंबित समूह है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रकारों में लिप्त रहता है। तो हम बात कर रहे हैं यांत्रिक एकता की। तो ये विशिष्ट रूप से एक प्रकार का स्वावलंबित समूह है, यानी स्वयं ही अपने आप में निर्भर प्रकार का समूह है और प्रत्येक व्यक्ति इस समूह में एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक ही जैसे क्रियाकलापों या प्रकारों में लिप्त रहता है, यानी उस छोटे समूह के सभी लोग एक प्रकार के ही क्रियाकलाप या कार्य करते हैं। चूँकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, अतः इस प्रकार के समाज किसी प्रकार की विषमता के प्रति सहिष्णु नहीं होते तथा समाज के किसी मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। तो चूँकि यांत्रिक एकता वाले जो समाज हैं, आदिम समाज हैं, वहाँ पर व्यक्तियों की एकता या जो आपसी बंधन है ये समरूपता पर और आपसी व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित रहते हैं। तो इस प्रकार के समाज जो होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की विषमता को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि समाज छोटे होते हैं, जनसंख्या कम होती है, सभी लोग एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, सभी लोगों का एक दूसरे से व्यक्तिगत संबंध होता है और इस कारण से इस प्रकार के समाज जो विषमता उत्पन्न होती है या हो सकती है उसके प्रति बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं होते हैं और समाज के किसी भी मानदंड की यदि किसी सदस्य द्वारा अवहेलना की जाती है तो उस अवहेलना पर कठोर दंड का प्रावधान रखा जाता है, क्योंकि सभी लोग एक ही प्रकार के मानदंड में बंधे हुए हैं, एक ही प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई सदस्य, कोई व्यक्ति किसी मानदंड की अवहेलना करता है, उसके विपरीत व्यवहार करता है, तो उसके लिए कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। तो इस प्रकार जो यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं उन समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से जो विचलन हो सकता है उस विचलन को रोक दिया जाए। तो यानी कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक मान्यताओं से अलग कोई व्यवहार कर सकता है, उस अलग व्यवहार को, उस विषम व्यवहार को रोकने के लिए इन समाजों में काफ़ी दमनकारी कानून को अपनाया जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में जुड़े हुए थे और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता था। तो वास्तव में यांत्रिक एकता के समाजों में इस प्रकार के दमनकारी कानूनों का मुख्य कारण क्या था? तो वो था कि व्यक्ति और समाज जो थे ये आपस में बहुत अधिक जुड़े हुए थे या उस समाज विशेष में व्यक्तिगत संबंध काफ़ी गहरे थे और इसकी आशंका रहती थी या ये डर रहता था कि आचरण की मान्यताएं यदि भंग हो जाती हैं, यदि सभी व्यक्ति जो मानक आचरण है उससे अलग आचरण करने लगते हैं तो समाज बिखर सकता है, समाज की ये जो एकता है वो खत्म हो सकती है। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता सावयवी एकता है। तो जहां आदिम समाज में यांत्रिक एकता की हमने चर्चा की, वहीं दुर्खाइम कहते हैं कि आधुनिक समाज की एक बड़ी विशेषता है वहां की सावयवी एकता और यह सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है। तो समानता की बजाय ये जो सावयवी एकता है ये आधारित होती है
विषमताओं पर। यह बृहद जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है जहां अधिकतर सामाजिक संबंध अवैयक्तिक होते हैं। तो ये जो सावयवी एकता है यह बड़ी जनसंख्या, अधिक जनसंख्या वाले जो समाज हैं उनमें पाई जाती हैं, और इन समाजों में अधिकतर सामाजिक संबंध जो हैं वो व्यक्तिगत न होकर के अवैयक्तिक होते हैं। इस प्रकार के समाज का आधार संस्थाएं होती हैं और इसका प्रत्येक घटक अथवा इकाई अपने आप में स्वावलंबी न होकर अपने उत्तरजीवी की दूसरी इकाई अथवा समूह पर आश्रित होती हैं। तो इस समाज की, आधुनिक समाज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ इस समाज का जो मुख्य आधार है वो संस्थाएं होती हैं, और विभिन्न जो घटक हैं समाज के ये सभी अपने आप में स्वावलंबी नहीं होते हैं, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये विभिन्न घटक जो हैं उत्तरजीवी की दूसरी इकाई पर या अन्य समूह पर आश्रित होते हैं। तो सभी विषम तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर काफ़ी अधिक निर्भर भी होते हैं। पारस्परिक निर्भरता सावयवी एकता का सार है। यहाँ व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है तथा वे एक दूसरे से भिन्न आवश्यकताओं की आज्ञा ही नहीं देते, बल्कि उनके सावयवी संबंधों तथा बहुविकल्पीय भूमिकाओं को मान्यता भी प्रदान करते हैं। तो इन आधुनिक समाजों में पारस्परिक निर्भरता ही सावयवी एकता का सबसे बड़ा सार है, और यहाँ व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है और एक दूसरे से भिन्न आवश्यकताओं को स्वीकारा ही नहीं जाता, बल्कि जो सावयवी संबंध हैं ये इन भिन्न आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, और जो बहुविकल्पीय भूमिकाएं उस समाज में देखने को मिलती हैं, उन अलग अलग या बहुविकल्पीय जो भूमिकाएं हैं उनको मान्यता भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जो आधुनिक समाज की सावयवी एकता है इसमें वास्तव में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन ये पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आधुनिक समाज के कानून दमनकारी न होकर क्षतिपूर्वक प्रवृत्ति के होते हैं। तो आदिम समाजों की तुलना में यहाँ पर जो कानून की प्रकृति है वो दमनकारी न होकर क्षतिपूरक होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना या उसे ठीक करना है। तो जो क्षतिपूर्वक प्रवृत्ति का कानून है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यही है कि इन आधुनिक समाजों में जो कानून का उद्देश्य माना गया है वो माना गया है आपराधिक कृत्यों में सुधार लाना, यानी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधों में लिप्त हैं, उनके कृत्यों में सुधार लेकर के आना या उन्हें ठीक करना। ठीक इसके विपरीत आदिम समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती थी, जो एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता था। जबकि हमने बात करी आदिम समाज की या यांत्रिक एकता वाले समाज की, तो वहाँ पर कानून द्वारा जो गलत कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें कठोर सजा दी जाती थी, और इस प्रकार से उसके कृत्यों का, यानी जो अपराध उसने किया है उसका एक सामूहिक प्रतिशोध लेने का उद्देश्य दिखाई देता था। आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्त शासन की कुछ छूट है, जबकि आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था। तो इस प्रकार जो आधुनिक समाज है उस आधुनिक समाज में व्यक्ति को एक स्वायत्त शासन की कुछ छूट दी गई है, कुछ उसको स्वायत्त रूप से या हम कहें बिल्कुल आत्मनिर्भर रूप से कुछ कार्यों को करने की छूट दी गई है। लेकिन आदिम समाज में व्यक्ति पूरी तरीके से ही सामूहिकता में लिप्त होता था। आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर समूह और संगठन बना लेते हैं, क्योंकि ये समूह एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। तो आधुनिक समाज की एक बड़ी विशेषता यह भी है
कि समान उद्देश्य वाले जो व्यक्ति होते हैं वे अपनी इच्छा से एक दूसरे के निकट आते हैं और एक समूह या संगठन का निर्माण कर लेते हैं, और ये समूह वास्तव में किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। अतः एक दूसरे से भिन्न रहते हुए उनके सदस्यों के संपूर्ण जीवन को ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये जो समूह या संगठन आधुनिक समाज में बनते हैं, ये किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनते हैं। तो एक दूसरे से अलग अलग रहते हुए इस प्रकार के समूह या संगठन में लोग उनके संपूर्ण जीवन को ग्रहण नहीं करते हैं, यानी सबका व्यक्तिगत जीवन अलग अलग होता है, लेकिन किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये समूह या संगठनों का निर्माण कर लेते हैं। अतः विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की भिन्न भिन्न पहचान होती है, और इस प्रकार अलग अलग परिस्थितियों में आधुनिक समाज में व्यक्ति अलग अलग पहचान रखता है। यह व्यक्ति को समाज की छत्र छाया से बाहर निकाल उनके प्रकार्य तथा भूमिका का निर्वाह करने में तथा अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करती है। तो इस प्रकार ये विभिन्न परिस्थितियों में जो अलग अलग पहचान निर्मित होती है, ये व्यक्ति को समाज की छत्र छाया से बाहर निकालती हैं और उसके स्वयं के प्रकार्य और भूमिका का निर्वाह करने में और अपनी एक अलग व्यक्तिगत पहचान बनाने में भी सहायता करती है। चूँकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान तथा शिक्षा की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसके लिए उसकी दूसरों के साथ अंतःक्रिया बढ़ जाती है। तो वास्तव में हर व्यक्ति को अपनी जो ज़रूरतें हैं, जिन्हें हम बुनियादी ज़रूरत कह सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा और भी कई ज़रूरतें, इनकी पूर्ति के लिए इन आधुनिक समाजों में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है, और इसके लिए उसकी दूसरों के साथ जो अंतःक्रिया है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इस प्रकार के समाज में अवैयक्तिक नियम तथा विधानों की आवश्यकता सामाजिक संबंधों के नियंत्रण के लिए होती है, क्योंकि वैयक्तिक संबंधों का निर्वाह अधिक जनसंख्या में संभव नहीं होता। तो इस प्रकार के जो आधुनिक समाज है उनमें कुछ अवैयक्तिक नियम और विधानों की आवश्यकता पड़ती है सामाजिक संबंधों के बेहतर नियंत्रण के लिए, और इसका कारण स्पष्ट है कि जो वैयक्तिक संबंध हैं उनका निर्वाह एक बड़ी जनसंख्या में संभव नहीं होता है। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खाइम के चिंतन के महत्व को दर्शाता है। तो दुर्खाइम का ये जो कार्य है, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, यह दुर्खाइम के इस चिंतन को प्रदर्शित करता है। एक सर्वथा भिन्न विषय को लेकर उसे नवीन वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश, जो इस प्रकार आनुभविक विधि संगत हो, जिस प्रकार वे सामाजिक तथ्य के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पर परिचर्चा करते हैं, जिसकी बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति सामाजिक एकता में होती है। तो दुर्खाइम ने अपने विचार या अपना चिंतन किस प्रकार प्रस्तुत किया, तो एक बिल्कुल अलग विषय को लेकर उन्होंने एक वैज्ञानिक विषय के रूप में या वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, और इस प्रकार से प्रयास किया कि ये विषय आनुभविक विधि संगत भी हो, यानी आनुभविक विधियों के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाए, और जिस प्रकार से वे सामाजिक तथ्यों की चर्चा करते हैं और विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पर चर्चा करते हैं, उसकी बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति जो वो प्रस्तुत करते हैं, यह सामाजिक एकता में ही अच्छे से नज़र आती है। जो सामाजिक एकता का विचार उन्होंने दिया है, उस सामाजिक एकता में उनके विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो पाती है। उनके उद्देश्य तथा सामाजिक संबंधों के धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण जो विभिन्न समाजों में विद्यमान होते हैं, ने समाजशास्त्र को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव डाली। तो वास्तव में दुर्खाइम के जो उद्देश्य थे और सामाजिक संबंधों का उन्होंने जो धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण किया, जो कि
धर्मनिरपेक्ष विश्लेषण वास्तव में हमें विभिन्न समाजों में उपस्थित दिखाई देता है। तो इसने समाजशास्त्र को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव डाली और इसी कारण ये माना जाता है कि समाजशास्त्र को एक औपचारिक रूप प्रदान करने वाले जो समाजशास्त्री थे वो एमिल दुर्कहाइम थे। तो बच्चों, आज हमने हमारे अध्याय 4 का तीसरा भाग पूर्ण कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम इस अध्याय के चौथे भाग को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।